हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन देख रहे हैं, ठीक है? क्या देख रहे हैं? ह्यूमन न्यूट्रिशन एमएसटी सीईटी के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक देखो क्या है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है बच्चों? द सम of the processes by which an organism consumes and utilizes food। इतना डेंजरस डेफिनेशन याद करने के बदले हम क्या याद कर सकते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन मतलब ये वो एक्ट है या वो अलग अलग प्रोसेसेस का एक सम यूनिट है जो ऐसा समझ लो कि जिसमें ऑर्गेनिज्म कुछ खाएगा और उसको यूटिलाइज करेगा अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वापस से बनाने के लिए, ठीक है? इसी को कहा जाता है मेरे बच्चों न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन। इसमें से वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, फिर प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, फैट्स एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, विटामिन्स एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स होते हैं बच्चों, वाटर होते हैं, प्रॉपर लेवल में फाइबर्स भी होने चाहिए, जब जाके हमारी डाइटरी नीड्स जो है पूरी होती है। क्या होती है? डाइटरी नीड्स हमारी पूरी होती है। उसके बाद अब देखो बच्चों, लास्ट में जब सब हो जाता है, देखो एक नॉर्मल प्रोसेस अगर बोलूं मैं न्यूट्रिशन की, तो हमारे अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, मतलब इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब अब वो सिंपल फूड सब्सटेंसेस को बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद एसिमिलेट करते हैं, मतलब इस एब्जॉर्ब्ड फूड का यूज होगा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स या फिर सेल के कंपोनेंट्स को तैयार किया जाएगा, ठीक है? और लास्ट में जो बचा कुचा माल होता है बच्चों, उसको बाहर फेंकना जरूरी है, तो उसको बोला जाता है इजेशन। क्या बोला जाता है? इजेशन। हम खाना क्यों खाते हैं बच्चों? ताकि हमको एनर्जी मिले और ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले, ताकि हमारी ग्रोथ, हमारे टिश्यूज और सेल्स की ग्रोथ हो सके। और जो वियर एंड टीयर हुआ है बॉडी में, जो डैमेजेस हुए हैं, उसको क्या कर सकता है? रिपेयर होना जरूरी है, मतलब उसका रिपेयरमेंट होगा, ठीक है? अब देखते हैं बच्चों नॉर्मल हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? तो क्या होता है डाइजेशन? इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजेबल नॉन एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल डिफ्यूजिबल एंड एसिमिलेबल या फिर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। मतलब ऐसा एक्ट जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ा जा रहा है ताकि वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और हमारी बॉडी उसको आराम से एब्जॉर्ब कर सके। इसी को क्या कहा जाएगा? डाइजेशन। क्या कहा जाएगा बच्चों? डाइजेशन। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इस पे नजर रखो बच्चों। ये बनी होती है एलिमेंट्री कैनाल से और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। किससे बनी होती है? एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड से ये बनी होती है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों एलिमेंट्री कैनाल से। ओके, याद रखना एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? ये लॉन्ग ट्यूब होती है बच्चों, लगभग 8 to 10 मीटर्स की होती है। कितना मैं बोल रहा हूं? मीटर्स, नॉट सेंटीमीटर्स। ओके, 8 to 10 मीटर्स की होती है। देखो मैं यहां पे बता देता हूं आपको, ठीक है? ये होती है 8 to 10 मीटर्स की, ठीक है? ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। ओके, इसके बाद याद रखना इसमें सबसे पहले होगा माउथ, जिसको हम बोल सकते हैं ओरल और बक्कल कैविटी। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको? ओरल या फिर बक्कल कैविटी आप इसको बोल सकते हो। फिर इसके बाद देखो बच्चों, यहां पे शुरू करते हैं। तो माउथ किससे गार्डेड होता है बच्चों? माउथ इज गार्डेड बाय फ्लैशी लिप्स, है ना? ये होठ होते हैं ना, इसको लिप्स कहा जाता है। वॉइस मॉड्यूलेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है इंसान के लिप्स आर, ठीक है? लिप्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर वॉइस मॉड्यूलेशन इन ह्यूमंस। देन इट्स साइड वॉल किससे बनी है बच्चों? चीक्स से। गाल इतना, चब्बी चीक्स, डिंपल्स इन, ये रोजी लिप्स, टीथ विद इन। तो रोजी लिप्स याद रखो, फिर चब्बी चीक्स याद रखो, जो कि वॉल ऑफ द अपने किस वॉल ऑफ क्या बनाएगा? वॉल ऑफ हमारा माउथ।
उसके बाद रूफ बनता है बच्चों पैलेट से। किससे? ये तालू होता है ना ऊपर का, उसको पैलेट बोलते हैं। और फ्लोर जो होता है बच्चों वो बनता है टंग से। क्या ऐसी जीभ पाई है ना, तो ये जो टंग है वो फ्लोर बनाती है बच्चों। इंटरनली म्यूकस मेम्ब्रेन से ये लाइंड होती है, माउथ की लाइनिंग। फिर इसमें होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये बात याद रखना। और सलाइवरी ग्लैंड्स खुलते कहाँ हैं? हमारे माउथ के कैविटी में या फिर बक्कल कैविटी में, ठीक है। अब देखो बच्चा, अच्छे से देखो बच्चा, बहुत अच्छा देखो, मैं तो आप लोग के लिए बड़ा कर देता हूं इसको, ताकि आपको नहीं कि समझने में और दिखने में भी बहुत इजी लगेगा। ओके, अब देखो टीथ। टीथ देखो बच्चों 32 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 32 होते हैं हमारे पास। ये बात याद रखो, कितने टीथ होते हैं? अरे कितने टीथ थे सांभा सरकार? पूरे 32। मुंह एक और दांत 32। बहुत नाइंसाफी है। नहीं बच्चों, बहुत नाइंसाफी नहीं है, ये बहुत बड़ी इंसाफी है जो भगवान ने हमारे साथ में की है। ये बात याद रखना, भगवान इनके नेचर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो प्रेजेंट 32 टीथ होते हैं जो हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं अडल्ट ह्यूमन के अंदर। ये बात याद रखना। ह्यूमन डेंटिशन कैसा होता है बच्चों? थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं हमारे। फिर उसके बाद डायफायोडोंट। क्योंकि डायफायोडोंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज हमारे लाइफ में, इंटायर लाइफ में 2 सेट्स आते हैं टीथ के। एक तो जब हम पैदा हुए थे तब, उस पैदा होने के टाइम तो नहीं, लेकिन पैदा होने के बाद एक सेट आता है टीथ का, और दूसरा सेट परमानेंट टीथ का होता है। तो एक होते हैं हमारे मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। ये बात याद रखना। प्लस ये हेटेरोडोंट भी होते हैं, मतलब देखो एक जैसे टीथ की कतार है क्या हमारी? देखो अलग अलग है। सामने वाले इंसिजर, बाजू वाले केनाइंस, मतलब नोकीले वाले चिकन लेग पीस खाने के लिए। फिर उसके बाद में, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें खा सकते हैं उससे। उसके बाद में प्रीमोलर्स और फिर मोलर्स, क्रश करने के लिए प्रीमोलर्स मोलर्स है ना। ये बात भी याद रखना। थीकोडोंट टाइप क्यों बोलते हैं बच्चों इसको? बिकॉज हमारा जो टूथ है ये किस में फिक्स्ड होता है? हर टूथ एक सेपरेट सॉकेट में फिक्स्ड होता है। इसी को हम थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ बोलते हैं बच्चों। फिर याद रखना, और इस जॉइंट को, जो दांत और जॉ के बीच का जॉइंट है, इसको हम कहते हैं बच्चों गोम्फोसिस। क्या बोलते हैं? गोम्फोसिस, जो कि इमूवेबल जॉइंट है। देखो हिल सकता है क्या? इधर उधर दांत हिला सकते हैं हम लोग हमारे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो हमारे लाइफ टाइम में 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं। पहले तो होते हैं, मैंने जस्ट अभी बताया था, मिल्क टीथ, और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, जो कि परमानेंट होंगे, मतलब एक बार आ गए तो हमेशा के लिए, और अगर गिरे तो इसके बाद नया टीथ नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डायफायोडोंट। इसी चीज को हम डायफायोडोंट बोलते हैं, डायफायोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। वी हैव 4 डिफरेंट टीथ्स बच्चों, ठीक है। तो कौन कौन से है ये? सबसे पहले इंसिजर्स। कितने? 8 इंसिजर्स होते हैं बच्चों। फिर केनाइंस, कितने? अपर जॉ में 2, लोअर जॉ में 2, टोटल 4 केनाइंस। फिर प्रीमोलार्स, ये भी कितने? कितने भाई? 8 होंगे। और मोलार्स, ये कितने होंगे भाई? 12 होंगे ना, है कि नहीं? कितने होते हैं? फिर देखो 12 और 8 20, है ना। 8 + 4 12, 12 + 8 कितने होते हैं भाई? 12 + 8 20, 20 + 12 32, 32 टीथ हो गया ना। यहीं के यहीं हिसाब किताब बच्चों, समझ लो जरा। उसके बाद ये डेंटल फॉर्मूला होना चाहिए बच्चों यहाँ पे। ओके, हाँ ये है, देखो बच्चों डेंटल फॉर्मूला। ओके, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है 2/2। देखो 2123/2123 इंटू क्या करना है इसको? 2123/2123 इंटू 2 करना है बच्चों, ठीक है। याद रखना, ये पूरा का पूरा आपका जो मतलब डेंटल फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो ये हमारा एक टिपिकल टीथ का डायग्राम है बच्चों। क्या है? टिपिकल टीथ का डायग्राम। तो सबसे पहले टीथ के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं बच्चा इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल, हार्डेस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी, मतलब हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द बॉडी। फिर अंदर जो मटेरियल होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर एक चीज होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं पल्प। इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई होगा।
फिर उसके बाद होंगे गम्स। आपके मसूड़ी में नमक है, सॉरी आपके टूथपेस्ट में नमक है, और इस टूथपेस्ट में अगर नमक मिर्ची हल्दी मसाले सब होंगे तो आपके गम्स की हेल्थ एकदम बेस्ट होगी, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, अपने गम्स की जिम्मेदारी खुद की, स्वतःचे मसुडे स्वतःची जिम्मेदारी, हे बात मतलब म्हणजे ही गोष्ट लक्षात घ्या मित्रांनो। जल ही जीवन है, याद रखना। फिर आजू बाजू है बच्चा लोग बोन्स। फिर देखो एक होता है रूट कैनाल, जहां से देखो ये ऐसे नर्व्स वगैरह अंदर तक टीथ के जाती है। अगर तुम्हारा दांत टूटता है तो दुखता है ना बच्चों, तो ये दुखापत क्यों होती है? बिकॉज वहां तक नर्व्स का सप्लाई होता है। ये बात समझ लेना, अच्छे से समझना मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद में देखो अ टूथ कंसिस्ट ऑफ अ पोर्शन दैट प्रोजेक्ट्स अबाउ द गम, और ऐसा स्ट्रक्चर जो गम के ऊपर निकलता है उसको क्राउन बोलते हैं, और जो मसूड़ों में धसा हुआ होता है उसको रूट्स बोलते हैं। क्राउन मतलब ये जो दिख रही है ना बत्ती सी, उसको क्राउन बोलेंगे, और इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों को तो एज यूजुअल रूट्स कहा जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना बच्चा लोग, ठीक है। अब देखो दैट इज मेड अप ऑफ टू और थ्री प्रोजेक्शंस विच आर एम्बेडेड इन द गम, ठीक है। अ शॉर्ट नेक होती है जो कनेक्ट करती है क्राउन को विद द रूट्स, ठीक है। क्राउन को रूट से कनेक्ट करने के लिए नेक वहां पे होती है। द क्राउन इज कवर्ड बाय, क्राउन के ऊपर कौन सी कवरिंग होती है बच्चों? हार्डेस्ट सब्सटेंस की, जिसका नाम होता है इनामल, जो कि मैं अभी बता चुका हूं। इनामल बना किससे है? ये एमसीक्यू पॉइंट है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट। किससे बना है ये? कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनामल का कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड पूछा जा सकता है, तो याद रखना मेरी बात को, नींद आ जाएगी अच्छे से रात को। अब टूथ जो है ये किससे डिराइव्ड है? डेंटाइन से। ये कैल्सिफाइड होता है कनेक्टिव टिश्यू। डेंटाइन क्या होता है? एक कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। ये भी अच्छे से याद रखना। व्हाट इज डेंटाइन? डेंटाइन इज अ कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। डेंटाइन एनक्लोजेज अ कैविटी, जिसको हम बोलेंगे पल्प कैविटी, और ये भी भरी होती है कनेक्टिव टिश्यू पल्प से। पल्प कैविटी में ब्लड वेसल भी होती है, देखो दांत टूटता है खून निकलता है, बिल्कुल निकलता है, और वहां पे नर्व्स भी होती है बच्चा लोग, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पल्प कैविटी के एक्सटेंशन होते हैं इन द टूथ कॉल्ड एज रूट कनाल, ठीक है। द डेंटाइन ऑफ द रूट ऑफ टूथ इज कवर्ड बाय सीमेंटम, ठीक है। जो रूट के आजू बाजू कवरिंग होती है ना, उसको सीमेंटम बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चा? सीमेंटम कहा जाता है, ठीक है। जो कि हमारे टीथ को सॉकेट में प्रॉपर तरीके से क्या करेगा? जोड़ देगा ना भाई, जोड़ देगा, ये बात याद रखना। इसके बाद क्या देखते हैं भाई? अब सिंपल से बोलो, सिंपल से बोलते हैं। टंग देखते हैं, मस्क्यूलर होती है, फ्लैशी होती है, बोनलेस होती है, हड्डी नहीं होती है ना हमारे टंग में, ये बात याद रखो। हमारे माइक का मतलब हमारा माइक हमारे पैर में गुद रहा है, ठीक है। अब इसके बाद रफली ट्रायंगुलर होती है बच्चों, लगभग त्रिकोणी होती है, ठीक है। इट लाइज अलोंग फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। कहां एग्जिस्ट करेगी? बक्कल कैविटी के फ्लोर पे। अपर सरफेस के पास न्यूमरस टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। ऐसे न्यूमरस टेस्ट बर्ड मतलब न्यूमरस प्रोजेक्शन होते हैं उस पे, ऐसे समझ लो। ये हमारी टंग को हम लोग ऐसे साइड से देख रहे हैं, तो इसके ऊपर देखो ये ऐसे प्रोजेक्शंस निकले रहेंगे। इसी को हम लोग बच्चों पैपिला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैपिला पे। और पैपिला जो है इसके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों, जो हमको अच्छे अच्छे व्यंजन का स्वाद चखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसको हम कहते हैं मेरे बच्चे टेस्ट बर्ड्स। क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड्स, ओके। अब इसके आगे देखते हैं, डू यू नो वाला भाग देख लो बच्चों। हु कंट्रोल्स द डिग्लूटिनेशन, ये तो क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं फायरिंग्स। बक्कल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फायरिंग्स। याद रखना, फायरिंग्स होता है कॉमन पैसेज। क्या होता है बच्चों? ये एक कॉमन पैसेज होता है।
द अपर रीजन ऑफ pharynx इज कॉल्ड ट्रैकिया. द pharynx opens into trachea through an opening called as glottis. तो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लॉटिस. और यही ग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप से कवर्ड होता है जिसको हम इपीग्लॉटिस बोलेंगे. अब जब भी हम खाना खाते हैं ना बच्चों, मान लो ये ट्रैकिया का ओपनिंग है और ये ऐसे फ्लैप है, जब भी हम खाना खाते हैं तो ये फ्लैप क्या हो जाता है? ट्रैकिया को ढक देता है ताकि खाना जो है, फूड पार्टिकल्स जो है, इस ट्रैकिया में ना घुस सके. ये इंपॉर्टेंट है. ठसका लगा है ना आपको जोरदार, खाते समय एकदम से खांसी आ जाती है ना, और वो बहुत खतरनाक वाली आती है. तो यही है वो रीजन कि भाई खाना ट्रैकिया में चला जाता है जिसकी वजह से हमको जोरदार खांसी आती है, और यही है उसका सबसे बड़ा रीजन. उसके बाद द एपिग्लॉटिस क्लोजेस ड्यूरिंग स्वेलोइंग. याद रखना इसको डीग्लूटिनेशन बोला जाता है, सॉरी डीग्लूटिशन बोला जाता है. जब भी ट्रैकिया पे अपना फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ट्रैकिया को ढक देगा, इसको डीग्लूटिशन कहा जाएगा. अच्छे से याद रखना. और हाँ, लोअर रीजन ऑफ फेरिंग्स, इसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं बच्चों. ओरोफेरिंग्स ओपन्स इनटू ईसोफेगस थ्रू गलेट. ठीक है, किसके थ्रू ओपन होता है? गलेट के थ्रू. ईसोफेगस में जो है ओरोफेरिंग्स ओपन होता है, ये बात याद रखना. ईसोफेगस रफली 25 सेंटीमीटर की लंबी सी ट्यूब होगी, मस्कुलर होगी बच्चों. कैसी होगी? मस्कुलर होगी, कार्टिलेजिनस नहीं होगी, थिन होगी बहुत, और ये राइट ट्रैकिया के एग्जैक्ट पीछे होती है. मान लो ये ऐसा ट्रैकिया है हमारा, इस तरह, ये इसके सी शेप कार्टिलेजेस है, और ये इसके ऊपर एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ और ही दिख रहा है वो. ठीक है, ऐसा. तो इसके एग्जैक्ट पीछे हमारा ईसोफेगस होगा बच्चों. दिख रहा है ना ये ऐसा. तो जब भी हम खाना खाएंगे तो ये नीचे जाएगा, मतलब ये बंद हो जाएगा, ताकि खाने के मॉलिक्यूल्स कहां जा सके? डायरेक्टली ईसोफेगस में उतर सके. म्यूकस. अब देखो हमारा पूरा ईसोफेगस जो है ये म्यूकस सेल से क्या होता है? कवर्ड होता है, अंदर से लाइनिंग होती है. म्यूकस क्या करेगा? लुब्रिकेट करेगा. जब भी हम खाना खाएंगे ना तो इजी खाना जो है हमारे स्टमक तक चला जाएगा. ठीक है. अब ईसोफेगस ये किससे बना होता है? लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल से. किससे बना होता है? लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल से, जो कि एक रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस. मतलब ऐसी कंटिन्यू वेव लाइक मूवमेंट हमारे ईसोफेगस में चलती है. जब हम लोग खाना खाते हैं ना तब ये वेव लाइक मूवमेंट चलते रहती है. इस वेव लाइक मूवमेंट को क्या बोला जाता है बच्चों? ये देखो, ये दिख रहा है ना, एकदम लहराती हुई मूवमेंट, इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस. क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्सिस. जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं पानी पीऊंगा, अब ये पानी तो अपने आप चला जाएगा बिकॉज पानी है ये, लेकिन स्टिल थोड़ी सी वेव लाइक मूवमेंट तो वहां पे होगी, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी. इसके बाद हमारा पेट, ठीक है, ईसोफेगस कहां खुलता है? स्टमक में. तो स्टमक कहां लोकेटेड होता है बच्चों? याद रखना, अपर लेफ्ट पोर्शन में. कहां लोकेटेड होता है? अपर लेफ्ट पोर्शन में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर. ठीक है, ये याद रखना, एब्डोमिनल कैविटी में. सैक लाइक होता है बच्चों, और जे शेप का ऑर्गन होता है. 25 से 30 सेंटीमीटर लेंथ होगी इसकी. और ये देखो, अपर कार्डियक रीजन एंड लोअर पाइलोरिक रीजन में ऐसे डिवाइडेड होता है. ठीक है, कुछ इस तरह. देखो ये हमारा स्टमक का माउथ है, और ये ऐसा, कुछ ऐसा, और ये इस तरह से ये स्टमक है. मतलब थोड़ा सा कुपोषित स्टमक लग रहा है, लेकिन फिर भी समझ जाओ बच्चों, स्टमक कुछ ऐसे जे शेप का होता है. ओके, देखो यहां पे आ गया डायग्राम, दिख रहा है ना, ऐसा ही कुछ अपन ने भी बनाया है कि नहीं? ये हमारा डायग्राम भाई स्टमक का. अब देखो ये जो दिख रहा है ना डोम शेप स्ट्रक्चर, इसको फंडस बोलते हैं बच्चों. ये पूरा बीच वाला पोर्शन क्या है? ये है पूरी बॉडी, और इस रीजन को बोलते हैं कार्डिया, जो कि हार्ट के पास होगा. ये लेसर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर है बच्चों. बड़ा कर्व है ना, देखो दिख रहा है ना बड़ा, और ये छोटा कर्व है. फिर लास्ट में ये वाला रीजन होता है पाइलोरस. क्या होता है?
पाइलोरस। अब देखो बच्चों, स्टमक का इस रीजन में कार्डियक स्फिंक्टर होगा और इस रीजन में पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। अब ये स्फिंक्टर क्या होता है पता है, कैसे दरवाजे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। देखो ये ऐसे इस तरीके से होते हैं, जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया तो ये ऐसे बंद हो जाएंगे, मतलब ऐसे समझ लो इस तरह से बंद हो जाएंगे, दिख रहा है ना, ये इस तरह से ऐसे। तो अगर फूड जो है अगर स्टमक में एक बार आ गया तो ये ऐसे बंद हो जाते हैं ताकि स्टमक का फूड वापस इसोफेगस में ना आ सके। यही होता है बच्चों रीगर्जिटेशन मूवमेंट। अगर वही फूड वापस से हमारे इसोफेगस में आएगा तो क्या होता है, इश्यूज हो सकते हैं। तो ये स्फिंक्टर क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द रीगर्जिटेशन प्रोसेस। ठीक है, मतलब एंट्री ऑफ फूड बैक इनटू द इसोफेगस, इसको क्या करेगा, स्फिंक्टर क्या करेगा, इसे बंद कर देगा। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना बच्चा। उसके बाद कार्डियक, देखो अभी कार्डियो और कार्डियक इज फर्स्ट पार्ट इन विच इसोफेगस ओपन्स। तो यहां पे इसोफेगस खुलेगा। सराउंड किससे होता है बच्चों, ये सर्कुलर मसल से, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक। और इसी सर्कुलर मसल्स को हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर देखो बैक फ्लो और रीगर्जिटेशन प्रोसेस को रोकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। आप देखो फंडस ये होता है डोम शेप स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना, ऐसे डोम जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अबाउट द कार्डिया। बॉडी देखो, बॉडी क्या होती है, फॉर्म्स लार्जर सेंट्रल पोर्शन दैट स्टोर्स द फूड। ये बॉडी जो है पूरा फूड स्टोर करने का काम करेगी। पाइलोरस ये भी नैरो पोस्टीरियर रीजन होता है, यहां पे भी पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा बच्चों। क्या होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। देखो ये बताया था ना मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले, पाइलोरिक स्फिंक्टर जब तक स्टमक में पार्शियल डाइजेशन नहीं हो जाता तब तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड को नहीं भेजा जा सकता। ये बात भी समझ जाना बच्चों। और इसीलिए ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, पार्शियल डाइजेशन के पहले फूड को बाहर आगे नहीं ढकेलने देता है। देन द स्टमक टेम्पररीली क्या करेगा बच्चों, स्टमक टेम्पररीली स्टोर्स द फूड। उसके बाद एंड गिव्स द फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब हमको सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है, इट चर्न्स द फूड, मतलब फूड को ऐसे मैकेनिकली वो क्या करेगा, तोड़ेगा ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके, और उसके बाद उसको गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स कर देगा। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस क्या होता है वो आगे देखने वाले हैं हम लोग। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देख लो बच्चों, कितनी होती है, 6 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड, है ना। ये याद रखना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये कॉइल होती है बहुत ज्यादा, इसके पास होते हैं ब्लड वेसल्स, और फैट डाइजेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अगर किसी को समझ लो स्मॉल इंटेस्टाइन का लोचा हो जाता है ना तो उसका पूरा जीवन नरक बन सकता है बच्चों। तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत अहम रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और मेनली फैट्स का डाइजेशन बहुत कंप्लीट तरीके से यहां पे होता है। पहला पार्ट इसका डुओडेनम है जो कि 26 सेंटीमीटर का होगा और यू शेप होगा। यहां याद रखना ये भी याद रखो कि ये बिलो स्टमक होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, अब यहां याद रखने वाली बात ऐसी है कि डुओडेनम जो है, ओके, डुओडेनम में क्या खुलता है बच्चों, डुओडेनम में खुलता है जो कॉमन डक्ट है ना वो खुलती है यहां पे। ये भी बात हम लोग को ध्यान रखना है। जेजुनम 2.5 मीटर का होगा बच्चों और सबसे बड़ा इलियम होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा होगा, इलियम, ये होगा 3.5 मीटर। ठीक है, और ये लिटिल ब्रॉडर होता है देन जेजुनम, और ये आखिरी में ओपन होता है सीकम में, और सीकम पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये भी बात याद रखना। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बात क्या याद रखोगे बच्चों इसमें, ये याद रखो कि भाई ये 1.5 मीटर लंबी होती है, वाइड होती है डायमीटर में, और शॉर्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। याद रखो बच्चों यहां पे सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, कोई भी डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगी। ठीक है, याद रखना। सीकम ये स्मॉल होता है, एक ब्लाइंड सैक होती है बच्चों, ब्लाइंड मतलब एक जगह से बंद होती है,
और ये 6 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। इसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रोब्स रहते हैं बच्चों, जो क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं ताकि हमारा फूड ठीक से डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद अपेंडिक्स यहीं पे होता है बच्चों, जो हमारे अंदर किसी काम का नहीं है, लेकिन सेल्यूलोज ईटिंग एनिमल्स में या फिर हर्बीवोरस एनिमल्स में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसे सेल्यूलोज डाइजेशन, ये बात भी याद रखो। ओके, फिर कोलॉन देखो बच्चा, कोलॉन 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 अभी देखो कोलॉन कितना होता है, देखो ये ट्यूब लाइक ऑर्गन होगा और इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होंगे, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। मतलब ये ऐसा ऐसा ऐसा, इसको असेंडिंग बोलेंगे, ट्रांसवर्स बोलेंगे, डिसेंडिंग बोलेंगे, ठीक है, इस टाइप का कोलॉन होता है। अब ये भी इंटरनली लाइंड होता है म्यूकोजल सेल से, जो कि म्यूकस सिक्रीट करेंगे। ओके, अब रेक्टम ये पोस्टीरियर रीजन होगा लास्ट में एकदम, और फिर टेम्पररी स्टोर्स अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, ठीक है, कॉल्ड फीसेस टिल इट गेट्स इजेस्टेड थ्रू एनस। अब टेम्पररी स्टोर होने के बाद एनस क्या करेगा, पूरा का पूरा जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी के बाहर फेंक देगा, इसी को हम बोलते हैं इजेशन या फिर डिफिकेशन। ये वर्ड याद रखना, डिफिकेशन या इजेशन। यहां तक तो हो गया होगा भाई आपको क्लियर। अब हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनल देखते हैं बच्चों, ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, इसमें 4 लेयर्स दिखने वाले हैं आपको। कितने? 4 लेयर्स। बाहर की, सबसे बाहर की लेयर होगी सीरोजा, फिर अंदर क्या होगा बच्चों, सर्कुलर मसल्स की सेल्स, देखो सर्कुलर मसल्स की लेयर, और फिर उसके बाद होगा सब म्यूकोजा, और लास्ट में होगा बच्चों म्यूकोजा। अब म्यूकोजा देखो ये वाले सेल्स होते हैं, दिख रहे हैं ना, ये ऐसे इस तरीके से ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजा के बाद में क्या है, सब म्यूकोजा, ये वाली लेयर दिख रही है ना। अब यहां पे क्या होती है बच्चों, ऐसे ब्लड वेसल्स होती है। तो जो भी खाना, ये देखो ये फूड मॉलिक्यूल है यहाँ पे, जो भी है तो ये यहाँ पे ऐसे ब्लड वेसल में मतलब क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यही जो स्ट्रक्चर है ये इंटेस्टाइन में और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब ये जो ब्रश जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना बच्चों, इसको विलाय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलाय। अब सबसे पहले सीरोजा को देखो, आउटर मोस्ट होती है बच्चों मेड अप ऑफ लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम कॉल्ड एज मेसोथेलियम सेल्स एंड इनर कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद मस्कुलरिस, इसके अंदर क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं बच्चों, और ये मसल्स यूजुअली अरेंज होते हैं 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर, इसके पास लॉन्जिट्यूडिनल मसल होंगे, मिडल सर्कुलर मसल्स होंगे और इनर ओब्लिक मसल होंगे। तो 3 टाइप के कौन से मसल देखे, लॉन्जिट्यूडिनल, उसके बाद सर्कुलर और लास्ट में ओब्लिक मसल्स। याद रखना ये 3 मसल्स हमारे एलिमेंट्री कैनल में होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दिस लेयर इज वाइडर इन स्टमक एंड कंपैरेटिवली थिन इन इंटेस्टाइनल रीजन। वाई स्टमक में ये मस्कुलरिस थिक क्यों होती है? बिकॉज स्टमक को चर्न करना पड़ता है और इंटेस्टाइन को चर्न नहीं करना है, इंटेस्टाइन को केमिकली रिएक्ट करना है फूड के साथ और फूड को एब्जॉर्ब करना है। और अगर मस्कुलरिस बड़ी होगी तो फूड जल्दी से एब्जॉर्ब ब्लड वेसल्स में नहीं हो पाएगा बच्चों। इसके बाद याद रखो ओब्लिक मसल्स जो है इंटेस्टाइन में एब्सेंट रहते हैं, ये भी बात याद रखना। इसके बाद सब म्यूकोजा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनेगा और यहां पे होंगे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। फिर डुओडेनल सब म्यूकोजा शोज प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड्स, और इन ग्लैंड्स का नाम होता है बच्चों क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकंस। यहां पे होती है चीज, एक मिनट, यहां पे
अब यहाँ पे जो ग्लैंड्स मौजूद होंगी ना बच्चों, उनको बोलते हैं हम लोग ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है बच्चों, ठीक है, ये बात याद रखना, यहाँ पे होती है एक ब्रूनर ग्लैंड। म्यूकोजा, द लुमेन ऑफ एलिमेंटरी कैनल इज लाइंड बाय म्यूकोजा थ्रू द लेंथ ऑफ एलिमेंटरी कैनल। द म्यूकोजा शोज प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स। कौन से होते हैं बच्चों? गॉबलेट सेल्स, जो म्यूकस बनाते रहते हैं ताकि पैसेज एकदम हमेशा स्मूथ रहे। फिर उसके बाद म्यूकोजा ऑफ द लुमेन क्या करेगा? लुब्रिकेट करेगा एलिमेंट्री कैनल को। दिस लेयर शोज मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट रीजन एलिमेंट्री कैनल ऑफ एलिमेंट्री कैनल। स्टमक में देखो, इट इज थ्रोन इनटू इररेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड एज रॉग। स्टमक के अंदर देखे ना तो ये इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स होते हैं और इसी को रॉग बोल, रुगा या फिर रॉग बोल सकते हो। इन स्टमक म्यूकोजा लेयर फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, याद रखना, दैट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में कौन सा जूस सिक्रीट होता है बच्चा? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है, यहां तक तो आई थिंक सो समझ गया। अब म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना, म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में फोल्डिंग्स होगी जिसको हम बोलते हैं विलाय। विलाय क्या करता है बच्चों? ये ब्रश बॉर्डर लाइक या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, ठीक है, और एपिथेलियल सेल्स होंगे जिनके पास और छोटी छोटी फोल्डिंग्स होते हैं जिसको हम माइक्रोविलाय बोलते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि इस तरह और इन सेल के ऊपर ये इस तरह और छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, इसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाय, ठीक है। विलाय आर सप्लाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसमें कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती हैं और लिम्फ वेसल भी बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, ताकि आराम से ये फूड को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। म्यूकोजा फॉर्म्स क्रिप्ट्स इन बिटवीन, और इन्हीं क्रिप्ट्स को क्या बोला जाता है? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकंस। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकंस। देखो यहां पे है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकंस। दीज आर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है, याद रखना। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बच्चों सबसे पहले है सलाइवरी ग्लैंड्स। दीज आर 3 पेयर्स। कितने होते हैं बच्चा? 3 पेयर्स। पहले द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, उसके बाद एक होते, अभी देखो सबमैंडिबुलर कहां होती है? प्रेजेंट बिलो द लोअर जॉ। द ग्लैंड्स प्रेजेंट बिलो द टंग एंड टंग इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल। और एक होती है पैरोटिड जो कि हमारे जॉ के तरफ होगी, ठीक है, ये पीछे की तरफ। याद रखना है 3 टाइप्स की होती हैं बच्चों, ये बात याद रखना। इनका काम होता है सलाइवा सिक्रीट करना। सलाइवा में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सलाइवरी अमाइलेज होता है बच्चों, ये याद रखना है आप लोग ने। अब यहां पे कुछ सीरस सेल होते हैं जो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, और यही डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। अब देखो लिवर, ये डार्क रेडिश ब्राउन चीज होती है, हाईली रीजनरेटिंग एबिलिटी होती है बच्चों, जस्ट बिलो डायफ्राम रखी होती है। इट ऑक्युपाइज राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बच्चों 1.2 to 1.5 kg तक इसका वजन हो सकता है। ईच लोब इज बायलोब्ड ग्लैंड, ठीक है, ये कैसी लोब है, सॉरी कैसी ग्लैंड है? बायलोब्ड है, और इसकी कवरिंग को हम ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। दिस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी बात याद रखना। अब ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल्स। क्या होते हैं? बहुत हमारे जो लिवर है, लिवर के अंदर 2 लोब्स होते हैं और हर लोब बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स में डिवाइडेड है, ये बात याद रखना। देन अब देखो, एट द जंक्शन ऑफ एडजेसेंट लोब्यूल्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पोर्टल एरिया इज प्रेजेंट। यही पोर्टल एरिया को हम हेपेटिक पोर्टल एरियाज बोला जाता है, जहां पे हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन और बाइल डक्ट जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद लोब्यूल के पास क्या होता है बच्चों? देखो लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ हेपेटिक सेल्स व्हिच आर अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल वेन्स। इन बिटवीन द कॉर्ड्स हेपेटिक सेल्स स्पेसेस कॉल्ड साइनोसॉइड्स आर प्रेजेंट थ्रू व्हिच द ब्लड फ्लोज। इन द साइनोसॉइड्स फैगोसाइटिक सेल्स कॉल्ड कप्फर सेल्स। लिवर में कौन से सेल्स होते हैं? कप्फर सेल्स, और ये फैगोसाइटिक होते हैं, मतलब
फूड को ऐसे या फिर किसी पैथोजन को ऐसे आएंगे और एनगल्फ कर लेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद अब देखो यही कपर सेल्स क्या करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, डेड एंड वर्न आउट ब्लड सेल्स को एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, ये भी बात याद रखना। हिपैटिक सेल प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ये बाइल जूस, जो कि एक ब्लैडर में या फिर पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कुछ देर के लिए स्टोर किया जाता। अब इस ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं, देखो इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर को तो सबसे पहले गॉल ब्लैडर बोलते हैं, जिससे एक डक्ट निकलती है और इसको बोला जाता है बाइल डक्ट। क्या बोला जाता है बच्चों, बाइल डक्ट। लिवर जो है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का मेन सेंटर है बच्चों। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। और ये एक चीज बनाता है जो कि एल्कलाइन होती है और ये फैट्स को इमल्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। और कौन सी चीज बनाता है, ये बाइल जूस बनाता है बच्चों। क्या बनाता है, बाइल जूस। लिवर क्या करेगा, एक्सेस ग्लूकोज को भी स्टोर करता है, बहुत सारे प्रोटीन्स को तोड़ने का भी काम करता है इनटू अमोनिया, एंड इट्स फर्दर कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन लिवर। याद रखो यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, डी, के, B12, ये सब बनाएगा, बहुत जरूरी है। लिवर ऑल्सो प्रोड्यूसेस ब्लड प्रोटीन्स जैसे प्रोथ्रोम्बिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइब्रिनोजन स्टिल द सेम, क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट लिवर एक्ट एज हेमोपोइटिक ऑर्गन, जो कि हमारे अर्ली डेवलपमेंट के समय हमको इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करता है। कफर सेल डिटॉक्सिफिकेशन में माहिर होते हैं, डिस्ट्रक्शन ओल्ड आरबीसीज को मारने में भी कफर सेल का अच्छा खासा रोल होता है, देखो बच्चों, ओके। इसके बाद है पैनक्रियास। अब ये होते हैं लीफ शेप्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज मेड अप ऑफ एसिनाई, और ये पैनक्रियाटिक जूस बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे, पैनक्रियाटिक जूस बनाएंगे, जो कि कलेक्ट होगा और कैरिड होगा कहां पे, डुओडेनम में, बाय पैनक्रियाटिक डक्ट। द कॉमन बाइल डक्ट जॉइंस पैनक्रियाटिक डक्ट टू फॉर्म अ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। मतलब बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों जुड़ के एक कॉमन डक्ट, मतलब ये सफेद वाली और ये दोनों डक्ट ऐसे, दोनों मेरे हाथ है, ये दोनों डक्ट जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक व्हाइट कलर की दिख रही है ना, ये कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बना रहे हैं बच्चों। और जो ये डक्ट है ये ओपन होगी डुओडेनम में, ये बात याद रखना। अब इसके पास हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है ना बच्चों, इसके पास स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। कौन सा, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ स्कोडा मत लिख के आओ, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी होता है। क्या होता है बच्चा, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इसके बाद अब देखो ये देखते हैं हमारा एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द लिवर, इसको बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। क्या बोलते हैं बच्चों, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। और इसके पास होते हैं बच्चों अल्फा सेल जो कि ग्लूकागॉन बनाएंगे, बीटा सेल जो कि इंसुलिन बनाएंगे, और सोमैटोस्टैटिन बनाया जाता है डेल्टा सेल्स की मदद से। ग्लूकागॉन का काम होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाओ, इंसुलिन का काम होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाओ, और सोमैटोस्टैटिन का काम होगा दोनों को कंट्रोल करो, ताकि दोनों एकदम कतई डेंजरस गदर ना मचा दे बॉडी में, ठीक है। ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन टुगेदर कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन इनहिबिट्स ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन सिक्रीशन। बोला था ना दोनों को कंट्रोल करना। इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है बच्चों, इजी ही है सब पूरा प्रोसेस, बस मेन चीजें याद रखने की और अंडरलाइन भी कर रहे हैं हम लोग इसमें। वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट फूड कंज्यूम नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, तो डायरेक्टली हम फिजियोलॉजी पे पढ़ेंगे, इतना ज्यादा नहीं पढ़ते बैठेंगे। याद रखना ये एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों मेथड यहां पे होते हैं, ये भी याद रखना है। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, देखो मैकेनिकल डाइजेशन इंक्लूड्स वेरियस मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।
है ना। सबसे पहले तो मुंह से शुरुआत करो, मैस्टिकेशन, चबाने वाली एक्शन, आम आम आम, ये जो हम च्यूइंग एक्शन कर रहे हैं ना उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। देन स्टमक में होता है चर्निंग, ठीक है, चर्निंग होता है जो कि एक पेरिस्टाल्टिक, हेवी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से होगा, जिसकी वजह से स्टमक क्या करेगा, फूड को मैकेनिकली तोड़ेगा। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ब्रिंग अबाउट मैकेनिकल डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। ये इतना कुछ खास नहीं है, चर्निंग वगैरह ध्यान रखना है बस। अब देखो केमिकली डाइजेशन ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बच्चों, ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। याद रखो डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, सबसे पहला डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, सबसे पहले हम खाना करते हैं शुरुआत किससे भाई, चबाने से, इसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन और च्यूइंग ऑफ फूड, ठीक है। यहां पे फूड को क्रश किया जाता है, क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है। क्रश मतलब दूसरी क्रश के पास नहीं जाना बच्चों, ठीक है, वो होती है ना, होते हैं ना लोग, होते हैं ना, क्रश होता है, ये मेरा क्रश, वो मेरा क्रश। इस बायोलॉजी में क्रश का मीनिंग क्या होता है, बस तोड़ दो, फोड़ दो, है ना, काट दो पकड़ के, ठीक है, ये बात याद रखो भाई, है ना। अब हमारा जो सलाइवा है ये हमारे खाने को क्या करता है, मॉइस्ट करता है। प्लस सलाइवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। म्यूकस इन द सलाइवा lubricates the food as well as it helps in binding the food particles into a mass of food called as bolus। जो हम खा रहे हैं ना, अंदर जो बन गया है अब, वो उसको बोलस कहा जाता है बच्चों। बोलस इज swallowed by deglutition, ठीक है। अब टंग क्या करता है, देखो टंग प्रेस अगेंस्ट द पैलेट, टंग क्या करती है, खुद को पैलेट की तरफ प्रेस करती है, इसीलिए फूड सीधा नीचे की तरफ बढ़ता है। अब सलाइवा में 98% बच्चों पानी होता है और 2% होता है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज सलाइवरी अमाइलेज, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो समझ लो बच्चों 30% ऑफ स्टार्च जो है ये माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है और माल्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टार्च है एक पॉलीसेकेराइड और माल्टोज है हमारा डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड को तोड़ना इजी होगा बच्चों, ठीक है। प्लस देखना बच्चों सलाइवा के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होता है एंटीबैक्टीरियल। अब हमारे खाने के साथ अगर कुछ चला गया ना अंदर, इसलिए बोलते क्या है बड़े बुजुर्ग, भाई खाना चबाकर खाओ। चबाकर क्यों खाओ बच्चों, बिकॉज सलाइवा में होंगे लाइसोजाइम्स, जिसके वजह से हम बीमार कम पड़ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कुछ भी खाओ, अच्छा खाओ, सेहतमंद खाओ, ठीक है। उसके बाद यहां पे ईसोफेगस में अब खाने को पास कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। अब याद रखो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, भगवान का नाम जपना है और अच्छे से फिर से ध्यान देना है, ओके। अब देखो डाइजेशन इन स्टमक, यहां पे भी भाई मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है ना। स्टमक को क्या करेगा, स्टमक क्या करेगा, देखो द स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 hours। द फिजिकल डाइजेशन हेल्प्स अकर्स ड्यू टू चर्निंग ऑफ फूड, ठीक है। अब थिक मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक क्या करेगा, हेल्प करेगा चर्निंग प्रोसेस में। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक जूस अपना कमाल दिखाएगा, है ना, गैस्ट्रिक जूस दिखाएगा अपना कमाल और धोती को फाड़ के बना देगा रुमाल। वाह वाह लिख देना बच्चों कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स नहीं कमेंट बॉक्स, ओके। अब देखो म्यूकोजा लेयर स्टमक की, इसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है ना। याद रखना 3 टाइप्स के सेल होंगे इसमें। सबसे पहले तो होंगे म्यूकस सेल जो कि म्यूकस बनाएंगे, पेप्टिक और चीफ सेल, है ना, पेप्टिक सेल और चीफ सेल जो कि बनाएंगे पेप्सिन, और उसके बाद में होंगे ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। याद रखना जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेगा बच्चों,
है ना, ऑक्जेंटिक सेल। अब पेप्टिक सेल जो है ये एक प्रो एंजाइम बनाता है जिसको हम पेप्सिनोजन बोलते हैं। प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम, फिलहाल एंजाइम के पहली वाली स्टेज में, जो कि पेप्सिनोजन बनाएगा। पैराइटल सेल सिक्रीट्स HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये क्या करेगा, विच इज एसेंशियल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। अब देखो गैस्ट्रिक जूस के पास क्या है, म्यूकस, इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन और HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इन्फंट का जो स्टमक होता है वहां पे एक और चीज होती है जो कि होता है रेनिन, जो कर्डलिंग करेगा किसका, मिल्क का। प्लस याद रखना HCl जो है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है ताकि प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन सही से स्टमक में स्टार्ट हो जाए। HCl in the gastric juice makes the food acidic and stops the action of salivary amylase. It kills the germs that might be present in the food. Pepsinogen gets converted into active enzyme called pepsin और इसको लगता है बच्चों एसिडिक मीडियम। समझा क्या? अरे यार समझा क्या? बहुत अच्छे से समझ लो यार। पेप्सिनोजन का पेप्सिन में कन्वर्जन के लिए चाहिए क्या? अरे क्या चाहिए? कुछ नहीं, एसिडिक मीडियम चाहिए बच्चों। वाओ, समझते जाओ यार। और हमारे स्टमक का जो पीएच होता है लगभग 1.8 के आसपास होता है बच्चों, लगभग 2 के आसपास होता है, समझ लो। इसके बाद पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस बना देना, सिंपल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कर देना, ठीक है। इसके बाद अब देखो रेनिन फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स एक्ट ऑन केसिन। जो बच्चे दूध पीते हैं ना उसके ऊपर ही एक्ट करेगा, ठीक है। अब याद रखना ये क्या करेगा, मिल्क का कर्डलिंग कर देगा, मतलब मिल्क को कर देगा दही में कन्वर्ट, है ना, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, सॉरी विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। यहां पे क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, समझे क्या। अब कोआगुलेटेड मिल्क प्रोटीन फर्दर गेट्स डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, ठीक है। रेनिन इज एब्सेंट इन अडल्ट्स, हमारे अंदर ये रेनिन नहीं होता है, ये बात भी याद रखो। एट द एंड ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेशन फूड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी फ्लूइड एसिडिक मास, और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, चाइम बोलेंगे। माउथ में तैयार हुआ था बोलस, स्टमक में तैयार होगा चाइम, और इंटेस्टाइन के अंदर तैयार होगा चाइल। ये 3 चीजें याद रखो, ठीक है। अब चाइम इसको भेजा जाता है बबुआ किसके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन intestinal juice, bile juice, pancreatic juice are mixed with food. Peristaltic movements of muscularis layer helps in proper mixing of digestive juices with chyme. अब यहां पे होता है गदर और यहां पे पूरी केमिकल प्रोसेस होती है बच्चों, याद रखना। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आगे, अब देखो बाइल जूस, ये डार्क ग्रीन होता है, फ्लूइड होता है, इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। प्लस इसमें होता है कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये भी याद रखना। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, सीईटी में आएगा बच्चों। Bile juice neutralize the acidity of chyme and make it alkaline. अब क्या चाहिए बच्चों, जो एंजाइम है ना पैनक्रियाटिक जूस के, उनको एसिडिक नहीं बेसिक मीडियम चाहिए, तो इसीलिए बाइल का काम होता है फूड को पहले अल्कलाइन बनाओ, ताकि मेहमान आ रहे हैं भाई, उनके आसन वासन के लिए जगह चाहिए। यहाँ पे मेहमान कौन है, यहाँ पे मेहमान पैनक्रियाटिक जूस होगा बच्चों, ओके। इसके बाद देखो बाइल क्या करेगा, फैट इमल्सिफिकेशन करेगा, ठीक है, बिकॉज इट ऑल्सो एक्टिवेट्स लिपिड्स डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और लाइपेजेस। बाइल किसके लिए भी जरूरी है, लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। अब देखो बाइल पिगमेंट इंपार्ट कलर टू द फीकल मटेरियल। येलोइश कलर का फीकल मैटर क्यों होता है, बिकॉज बाइल जूस उसको कलर देता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, बाइल क्या है, एक कलरिंग एजेंट है। क्या है, कलरिंग एजेंट, है ना, समझ रहा, कह दो ना पलश टू, है ना, अजीब एकदम से,
पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास कंटेनिंग पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या होता है यहाँ पे? पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, यहाँ पे होते हैं लाइपेज, फिर इनएक्टिव एंजाइम्स भी यहाँ पे होते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या होते हैं? दो एंजाइम कौन से देखे? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दो एंजाइम्स होते हैं बच्चे। ये पैनक्रियाटिक जूस जो है ऑल्सो कंटेन्स न्यूक्लियेजेस, जो कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे। याद रखना बच्चा लोग, ठीक है। द गॉबलेट सेल ऑफ म्यूकस प्रोड्यूसेस म्यूकस, है ना। म्यूकस प्लस इंटेस्टाइनल एंजाइम्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स इंटेस्टाइनल जूस और सकस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस को ही क्या बोला जाता है? सकस एंटेरिकस। याद रखना बच्चों, इसके अंदर क्या क्या होता है? डाइपेप्टिडेज और लाइपेज हो सकते हैं, और डाइसैकराइडेजेस भी हो सकते हैं, जैसे माल्टेज। माल्टोज को तोड़ना है ना, तो माल्टोज को माल्टेज तोड़ देगा, है ना। तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस देख लो। पैनक्रियाटिक अमाइलेज ग्लाइकोजन पे हमला करेगा, स्टार्च पे हमला करेगा, और इसको क्या करेगा? ये डाइसैकराइड्स में कन्वर्ट कर देगा। लाइपेजेस क्या करेंगे बच्चों? फैट्स मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करेंगे, और उसके बाद फैटी एसिड्स और मोनोग्लाइसराइड्स बना देंगे, जो कि ऑब्जॉर्बेबल फॉर्म होते हैं। इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, है ना। एक्टिव ट्रिप्सिन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एंटेरोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस जो है ये कैसे हो जाएगा? दिस कन्वर्जन इज ब्रॉट अबाउट बाय, कौन है? किसको? कौन करेगा? एंटेरोकाइनेज। किसको कन्वर्ट करेगा? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन और प्रोटियोसेस इनटू पेप्टोन एंड पेप्टोन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। चेन्स में, छोटी छोटी चेन्स में इसको कन्वर्ट कर देगा बच्चों। It also converts chymotrypsinogen into active chymotrypsin, और एक्टिव chymotrypsin अब पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। अब डाइपेप्टाइड्स को और तोड़ना आ गया, तो याद रखो यहां इंटेस्टाइनल जूसेस का काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो पैनक्रियाज हो गए भाई। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, ये न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो माल्टोज को कन्वर्ट कौन करेगा? माल्टेज। सुक्रोज को कन्वर्ट कौन करेगा? सुक्रेज। लैक्टोज को लैक्टेज। याद रखना। और ये देखो, जब माल्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनेगा, और अपना लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज गैलेक्टोज बनेगा। डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टिडेजेस कन्वर्ट करेंगे छोटे छोटे एमिनो एसिड्स में, और बॉडी एमिनो एसिड्स बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है बच्चा, ठीक है। याद रखना अच्छे से। अब देखो कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, फैट्स, फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लाइसराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स टू शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, carbohydrates to monosaccharides marks the end of digestion. Food is now called as chyle. अब chyle जो है ये alkaline slurry होती है which contains various nutrient rich for absorption. याद रखना, the nutrients are absorbed by undigested remains are transported to the large intestine. अब जो बचा कुचा फालतू मसला है ये सब लार्ज इंटेस्टाइन में फेंक दिया जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सम कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, अब इसमें भी क्या होता है, कुछ कुछ कार्ब्स और प्रोटीन्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर देते हैं, और ये बैक्टीरिया उसको क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। बचा कुचा कौन कर रहा है डाइजेस्ट? अब बैक्टीरिया, ठीक है, ये याद रखना। और इस वजह से हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बनती है, और कभी कभी ये मीथेन गैस ज्यादा बन गई ना बच्चों तो एयर पोल्यूशन हम कर देते हैं, ठीक है। याद रखना ये बात को, मतलब ये गैस बाहर निकल जाती है ना बच्चों, तो इसीलिए सब भागते हैं इधर से उधर, है कि नहीं। अब देखो प्रोटीन डाइजेशन कहां पे एंड होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड एंड्स अप इनटू प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक इंडोल, स्केटोल एंड H2S. These are the reason for the odor of the feces. और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है इसमें बास क्यों आती है? बिकॉज यहाँ पे ये सब चीजें होती हैं फीसेस में, ठीक है। याद रखना ये सब मतलब कौन? इंडोल, स्केटोल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. These are the reason for the odor of feces.
These bacteria synthesize several vitamins like विटामिन बी एंड विटामिन के, और ये विटामिन हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी मतलब अंदर के अंदर ही यूज होता है, ऐसा नहीं कि बाहर निकलेगा कुछ। इट इज एसेंशियल दैट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड जूसेस आर प्रोड्यूस्ड इन सिक्वेंशियल मैनर। अगर इसमें लफड़ा हो गया तो टेंशन हो सकती है बच्चों। दीज सिक्रेशंस आर अंडर न्यूरोहार्मोनल कंट्रोल। देखो साइट, स्मेल एंड इवन थ्रू फूड ट्रिगर सलाइवल सिक्रेशन, ये याद रखना। और क्या है याद रखने जैसा, हाँ हार्मोन्स याद रखो बच्चों। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहला तो सिक्रीटिन, दूसरा है कोलिसिस्टोकाइनिन, तीसरा है गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड गिप। सिक्रीटिन क्या करेगा बच्चों? इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सिक्रीटिन गैस्ट्रिक जूस को रोकेगा, नहीं तो एसिडिटी लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। इट स्टिम्युलेट्स सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? ब्रिंग्स अबाउट सिमिलर एक्शन एंड इंड्यूसेस सैटाइटी। ये याद रखो सीसीके का फंक्शन क्या है, ओके। फिर गिप ऑल्सो इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये भी याद रखना है बच्चों। लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। हाँ अब देखो एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन। पैसेज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ digestion through the mucosal lining of alimentary canal into the blood and lymph is called as absorption. Simple, blood vessels क्या कर रही है बच्चों? digested food को क्या कर रही है? absorb कर रही है, और इसी को क्या बोला जाएगा? absorption, ठीक है। याद रखना भाई, बहुत इजी है यार, छोटी छोटी चीजें हैं भाई। इसके बाद देखो माउथ में क्या होता है? माउथ में भी एब्जॉर्प्शन होता है, टेक्स प्लेस थ्रू म्यूकोस लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग इनटू द ब्लड, ठीक है। अब जैसे पेन किलर्स वगैरह लेते ना, तो ये माउथ से ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चा। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में तो लगभग हर चीज एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर स्टमक में बहुत कम चीजें एब्जॉर्ब हो पाती है बच्चों, ठीक है। याद रहना, ये चीज याद रखना। और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लोराइड, ड्रग्स एंड सम विटामिन्स भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अभी देख लो बच्चों एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन क्या होता है? The absorbed food material finally reaches the tissue and becomes a part of protoplasm. This is called as assimilation. मतलब utilization of digested products, या ऐसा बोल सकते हैं digested and absorbed product, ठीक है, to make cell या फिर to manufacture different parts of cell. Manufacture मतलब एक entrepreneur वाली लैंग्वेज हो गई, लेकिन फिर भी assimilation मतलब क्या है? यही absorbed food का utilization, ठीक है। इजेशन तो सभी को पता है, ये न्यूरल रिफ्लेक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फीसेस इन कोलन एंड रीचेस रेक्टम। फीसेस कंटेन्स वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, स्लॉड ऑफ म्यूकस सेल्स, बैक्टीरियल एंड अनडाइजेस्टेड फूड। डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम स्टिम्युलेट्स द प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर दैट इनिशिएट्स न्यूरल रिफ्लेक्स ऑफ डिफिकेशन। बोलते ना प्रेशर महसूस होना, है ना। तो इसके बाद में ये अब देखो जैसे हो गया तो धीरे धीरे हमको महसूस होगा, लेकिन कुछ देर के लिए हम रोक पाते हैं क्योंकि इधर पे होता है बच्चों स्पिंक्टर, है ना, याद रखना। और बाद में जब ओवरलोड हो, मतलब ऐसे समझ लो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीजें, तो क्या भागना पड़ता है जोर से। ओके, ये बात आप लोग को याद रखनी है भाई। छोटी छोटी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चा। लगभग हो ही गया अपना बच्चों, टेंशन मत लो ज्यादा। अब देखो हाँ क्या है, डाइजेस्टिव डिजीजेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वाशियोरकर है जहां प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, मराइस्मस है जहां पे प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन, देखो इट इज अ प्रोलॉन्ग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन फाउंड इन इन्फेंट्स अंडर 1 year ऑफ द एज। इन दिस डिजीज प्रोटीन डेफिशिएंसी इज कपल्ड विथ लोअर टोटल फूड कैलोरिफिक वैल्यू। इसका मतलब क्या, प्रोटीन तो नहीं है प्लस फूड में भी कैलोरिफिक वैल्यू उतनी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से गदर मची पड़ी है बच्चे में बेचारे में, ठीक है। यहां पे क्या क्या चीजें होगी बच्चों, सबक्यूटेनस फैट डिसअपियर हो जाएगा, रिब्स दिख के आएंगी, ठीक है, थिन रहेगा बच्चा, ठीक है, उसकी स्किन ड्राई होगी बच्चों, थिन एंड व्रिंकल्ड, ड्राई थिन और व्रिंकल्ड स्किन होगी। उसके बाद वेट लॉस होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टॉप्स,
ड्यू टू एट्रोपी ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एट्रोपी मतलब वहां की ग्लैंड्स ही तबाह हो जाएंगी बच्चों। मेजर कॉजेस ऑफ दिस डिसऑर्डर, इन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। बच्चों अफ्रीकन एरियाज में आजकल बहुत चल रही है ये। इंडिया आजकल मतलब पहले से ही चल रही है वैसे तो, लेकिन ये बहुत डेंजरस है बच्चों। भूखमरी की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन होती है, इसीलिए कभी भी खाने को वेस्ट हमने मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि वेस्ट ना हो। ओके, उसके बाद इनडाइजेशन, खाली फुकट का कुछ भी खाओगे ज्यादा एसिड बनेगा, एसिडिटी जैसी चीजें होंगी, और इसी को हम इनडाइजेशन बोलते हैं, जिससे एंजाइटी वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। तो ये हमारे सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है। कॉन्स्टिपेशन, अरे भैया तुमको कब्ज है का, देखा है ना राजू श्रीवास्तव का एडवर्टाइज देखा है ना, पेट सफा हर रोग दफा। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, पानी की कमतरता। देखो when frequency of defecation is reduced to less than once per week, मतलब एक हफ्ते में एक ही बार जाने का, है ना, इसको ही हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, जिसमें अंदर फीकल मैटर क्या हो जाता है, कड़क हो जाता है बच्चों। कड़क मींस ऐसे एकदम इसके ऐसे गट्ठे बन जाएंगे, जिसकी वजह से चीजें आगे ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं डिफिकेशन। ओके, और ये थे कुछ हमारे क्या बोलेंगे इसको बच्चों, डिजीजेस। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही एक वन शॉट वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।